नमस्कार। तो सबसे पहले तो आपको बधाई विनायक आर्ट गैलरी के लिए। पिछली बार हम मिले थे तो गैलरी की तैयारी चल रही थी। खुशी है कि मतलब ये गैलरी तैयार है और इसमें प्रदर्शनी भी लगना शुरू हो चुका है। ये आपका सपना और आपकी एक श्रद्धांजलि भी है पिताजी। तो ये जो हुआ, पहली अनुभूति आपको कैसा लगता है? मेरी पहली अनुभूति ये है, मैं खुद इस लाइन में मैं अपने पिताजी के सहयोग से इतना आगे आता। पहला मेरा कर्तव्य बनता है कि कला के क्षेत्र में कोई भी बड़ा काम करूँ तो मैंने अपने पिताजी को श्रद्धांजलि। तो मैं उनके नाम से ही संथाल के आर्टिस्टों के लिए कला दीर्घा का निर्माण किया, जो निःशुल्क है। किसी भी कलाकार को कोई शुल्क नहीं देना होगा इस गैलरी में प्रदर्शनी लगाने के लिए। ये समझिए जो भोले बाबा के आशीर्वाद से कहाँ से मेरे मन में आया, जो यहाँ कला का कोई भी मंच नहीं है जिसमें कलाकार अपनी प्रदर्शनी को, अपनी कलाकृति को प्रदर्शित कर सके। इसका मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। मैंने बहुत सारे काम किए जिसका प्रदर्शनी देवघर में नहीं लगा पाता था। उसके लिए 1998 से लेके 2010 तक बीच बाजार में पंडाल बनवा के लोगों से चंदा मांग मैं वो व्यवस्था करता था। और उस समय के जितने भी कलाकार आर्टिस्ट सबको मैं बुला के सबको मैंने मंच दिया और सबों को प्रोत्साहित किया, सबों को पुरस्कार दिया। 10 तक करने पर लगातार प्रदर्शनी हम हर साल कर रहे थे जी। तो चंदा मांगने का जो क्रम था, अकेले एक आदमी तो संभव नहीं कर सकता था इसको, तो सहयोग लेकर हम करते थे। तो बाद में लोगों के मन में आने लगा जो इसका ये धंधा है, तो मेरे आत्मसम्मान पर पड़ा जी। मैं तत्काल से तो उसके बाद मेरे मन में कचोट होने लगा जो ये प्रदर्शनी हो गया, ये कैसे होगा। बट मैंने आने वाले भावी कलाकार कहाँ प्रस्तुत करेंगे अपनी कलाकृति, तब जाके मैंने निजी घर को ही कला दीर्घा बना। वैसे तो कला निकेतन के माध्यम से लगातार नवोदित को जो नई प्रतिभा है या जिनमें संभावना है उन कलाकारों को लेकर आप काम करते रहे, उनको सम्मानित भी करते रहे, मंच भी देते रहे। लेकिन प्रायः ये देखा जाता है कि आज तक एक कला दीर्घा बने और लोगों को मौका मिले उसमें, मतलब इस तरह की बात लोगों के मन में आती नहीं है। कलाकारों को ये प्रायः कोई संस्था होती है या कोई धनाढ़ हैं वही इसकी कल्पना करते हैं, वो व्यवसाय कहें या उनका शौक है। लेकिन एक कलाकार होते हुए भी आपको भी मंच चाहिए। आपने एक कला दीर्घा की परिकल्पना इसका ख्याल ख्याल आया जो भी मैंने देखा जो यहाँ के बच्चों में काफ़ी प्रतिभा है। उनकी बनाई हुई कलाकृति घरों में कैद था, दीवारों पर रो रही थी। उसको उजागर करने के लिए मैंने इस कला दीर्घा को स्थापित किया और आज उसका परिणाम देख रहे हैं। देवघर को कला में समझने के लिए बहुत झेलना पड़ा। मैं देवघर के कलाकार हूँ। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि कलाकृति जो है, जो आर्टिस्ट बनाते हैं, वो बना के यदि उनके पास रह जाता है तो वो भी एक कष्टदायक चीज़ है। उनकी कलाकृति को कुछ दाम मिले, कुछ महत्व मिले, वो चीज़ नहीं हो पाती। सबसे मैं बता दूँ, मुझे खुशी इस बात की है जो जब पहला ग्रुप शो हुआ उसमें पहले बार 2 पेंटिंग लोगों द्वारा खरीदा गया और इस बार बच्चों का ग्रुप शो में 5 पेंटिंग सेल हो चुका है। यहाँ देवघर का नहीं, दिल्ली के जो एक खुद आर्टिस्ट है, उन्होंने फेसबुक पे फ़ोटो को क्रॉप किया और वो फ़ोटो मुझे भेजे। बोले मार्कंडे जी मुझे ये पेंटिंग चाहिए, क्या दाम लीजिएगा। सोचिए एक कलाकार होके
जो दिल्ली में है और यहाँ के बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, वो तो उससे अच्छा पेंटिंग बना सकते थे, बनाते हैं, वो देश विदेश तक जाते हैं अपना वर्कशॉप में जी। लेकिन उनकी भावना को देखिए, उन्होंने कहा आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं जी, तो मैं भी सहभागी बनना चाहता हूँ, तो मैं पेंटिंग खरीदूँगा। और उन्होंने पैसा पेमेंट भेज दिया उन्होंने। तो बड़े जो शहर हैं, खासकर जो महानगर है, तो उन महानगरों में तो कला दिखाएँ भी हैं, बड़े बड़े आर्ट डीलर हैं। तो वो जो बड़े जो आर्टिस्ट अपना नाम जब कमा लेते तो उन आर्ट डीलरों की नज़र उन पर पड़ती है और उनकी कृतियाँ बिकती हैं। लेकिन आपने जो है देवघर जैसे छोटे शहर में एक दीर्घा बनाई, हालांकि ये सरकार का काम है, सरकार ने नहीं कि आपने उस पर ध्यान दिया और उनकी कृतियाँ बिके, अपने आप बिकने लगी। हाँ, तो इसका क्या मतलब ये पहुँच वहाँ तक कैसे? दिल्ली के लोग अब ये देवघर के कलाकारों की कृतियाँ खरीद रहे हैं, देखिए यह संभावना बनी कैसे? सोशल मीडिया आज बहुत हावी है जी। आपका। ये दिल्ली की बात छोड़िए, ये तो आप अमेरिका जाइए तो वहाँ भी फेसबुक में आपकी पेंटिंग देखोगे जी। ये सोशल मीडिया को मैं इसका माध्यम मानता हूँ, जो ये बहुत बड़ी चीज़ है और जो मिनटों सेकेंडों में यहाँ की कलाकृति आप पूरा विश्व में देख सकते हैं। अच्छा, आपको एक कलाकार के रूप में देवघर से बाहर निकलने के कैसे निकले आप, और उसमें कितनी आपको मेहनत करनी पड़ी, मशक्क़त करनी पड़ी, संघर्ष करना पड़ा? देखिए मेरी 3 बेटियाँ थी, तीनों की बेटी की शादी हुई, बेटा तैयार हो गया, वो अपने पैर पर खड़े हो गया। जब मेरी सारी लाइबिलिटीज़ ख़त्म हो गई, उसके बाद जब 50 के पार हो गया मेरा उम्र, उस समय भी मेरी इच्छा ये बच्चों जैसा था जो मैं आगे कुछ करूं, कुछ सीखूं। तो ये भावना को लेके मैं बड़े शहरों की ओर निकला और वहाँ जाके बड़े बड़े आर्ट गैलरी के लॉन में बैठा रहता था, जो पता नहीं मेरी प्रदर्शनियाँ लगेगी। मैंने तो कहीं कुछ सीखा नहीं, अब वहाँ के आर्ट को देख के लगता था या तो बड़े बड़े माहिर आर्टिस्ट हैं, मेरी क्या पूछोगी। मैंने भावना मैंने मन में आई, कुछ कुंठित भी हो गया, फिर भी कोशिश करना बहुत बड़ी बात है। मैंने वहाँ पे आर्ट गैलरी के संचालक से मुलाकात की, जो मैं भी लगाना चाहता हूँ, बहुत डरे डरे गया था जी। तो उन्होंने कहा कि आप अपनी कलाकृति का फोटोग्राफ जमा कीजिए, यदि इसके लायक होगा तो आपको आदेश दिया जाएगा लगाने के लिए। मैंने जमा करी अपना, मैं जो काम कर रहा हूँ सूखे कद्दू का मूर्ति बनाना, वो भारत में तो नहीं बनता, शायद विश्व में भी कहीं इसका इस तरह का काम नहीं होता। तो फर्स्ट एप्लीकेशन ये अप्रूव हो गया मेरा, जो आप लगाइए। वो कहाँ, ललित कला अकादमी मंडी हाउस में, जो इंडिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय स्तर का गैलरी है, वहाँ पर मैंने अपना लगाना शुरू किया। इसके लिए मुझे कम से कम 8 से 10 बार दिल्ली आना पड़ा। अच्छा, तो जिसके लिए आपकी ख्याति है, कद्दू के छिलके से जो आप मूर्तियाँ बनाते हैं, तो इसका मन में कैसे ख्याल आया? हाँ, ये बहुत मज़ेदार घटना है। मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था, तो एक आदमी बिना देखे चितार लेके गाड़ी में चढ़ गया। मैं देखा ये गोल लकड़ी का प्लाई का तो नहीं बनेगा, बाद में पता चला ये कोहड़ा कद्दू का है। तब मैंने सोचा पंडित रविशंकर जी के पास जो सितार है, वर्षों बरस पुराना रखा हुआ है एज है, तो क्यों नहीं कद्दू के छिलका से प्रयोग किया जाए। वो मैंने प्रयोग करके वो मूर्ति बनाया। आज आईफैक्स में ऑल इंडिया फाइन आर्ट क्राफ्ट सोसाइटी का एनुअल एडमिशन होता है, हर साल लोग करते हैं, और देवघर के इंडिया के पूरे आर्टिस्ट लोग वहाँ अपना वोट को जमा करते हैं और वो सिलेक्शन होता है, उनको अवार्ड दिया जाता है, उनका सालाना है। तो वहाँ भी मैंने कोशिश की, मैंने अपनी कलाकृति को जब वहाँ पैकिंग खुला तो आप विश्वास नहीं कीजिएगा, जितने भी आर्टिस्ट आए थे वहाँ जमा करने के लिए, सारे लोग मेरे इर्द गिर्द आके खड़े हो गए, चीज़ को ठोक ठोक के देख रहे, आखिर क्या चीज़ है, कैसे बनाया, ये तो गजब चीज़ आप लाए हैं। वहीं पर दिल्ली के बहुत बड़े कला समीक्षक यादव जी, जो 90 बरस के
उम्र हो के थे 90 साल। उन्होंने आके पहले मेरा पीठ ठोका, बोला बेटा तुम जो चीज़ लाया हो, मेरी उम्र बीत गई, कला के ऊपर लिखते लिखते इस तरह का काम मैंने आज तक नहीं, तुम बहुत आगे रहा। उन्होंने आशीर्वाद दिया। उसके बाद मेरी कद्दू पर जो ये सिलसिला चलता रहा, सफलता मिलती गई और कई सारे अवार्ड मिले। इसमें भारत सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट से सीनियर फेलोशिप अवार्ड 20,000 पर मंथ हमको उस समय 5 आर्टिस्ट को मिला था 1917-18 के लिए जी। उसमें एक में झारखंड में मिला। अच्छा, ये देवघर जो है, देवघर को झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी लगता है आपको कि है सांस्कृतिक राजधानी? कहने को तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन अब मैं कहूँगा जो यहाँ जितने भी आर्टिस्ट हैं वो लोग लगे हुए हैं। पवन जी है, नरेंद्र जी है, सुनील है, पिनाकिका है, हम हैं, हम लोग लगे हुए हैं जो इसकी सार्थकता बनी रहे। नरेंद्र जी भी पैनात करती का शुरुआत की है। पवन जी बीच बीच में बहुत बड़े बड़े आयोजन कराते रहते हैं। तो ये सब, और मैंने खुद ये गैलरी बनाई अब है जो इसकी सार्थकता बनाने के लिए हम लोग लगे हुए हैं, जरूर ये सफलता मिलेगी। अच्छा, आप पेंटिंग करते हैं, मूर्तियाँ बनाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, साथ साथ आप झांकियों पे भी बहुत काम करते हैं। आपको उसमें जो ख्याति है वो भी राष्ट्रीय स्तर की है, बाहर बाहर भी आपको बुलाया जाता है। तो झांकियाँ बनाई हैं, ये आपको कहीं दिल में कहीं या मन के किसी कोने में था या कहीं का प्रस्ताव आया तो आपके अंदर ये बात ये बनाना चाहते हैं? झांकी की चर्चा जब आप कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं शिव बारात को याद करूँगा। 1994 से शिव बारात शुरू की गई थी। तो शिव बारात में चूँकि भोलेनाथ की शादी है, उसमें उस शादी में उनके जो बाराती थे भूत विचार रक्षक दैत्य जी ने यही सब था। तो उसको लेके मैंने शुरू किया शिव बारात में उस चीज़ों की प्रस्तुति। तो 27 साल तक मैंने शिव बारात का काम किया। ये एकदम इतिहास की बात है, जो कोई भी आइटम मैंने दोबारा रिपीट नहीं किया। मतलब जो पहला साल जो शुरू की, हाँ झांकी जो हाँ, मुख्य आकर्षण। अच्छा, ये जो बनाते हैं इसकी परिकल्पना आप ही की होती है, कॉन्सेप्ट आपका ही होता है? आज शिव बारात खत्म हुआ, अब अगले साल क्या करना है उस पर सोच शुरू हो जाए। मतलब वो प्रक्रिया जो है साल चलती है। अब वो जो हम सोचते हैं, और उसमें एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जो साक्षात भोलेनाथ, सोचने का काम मेरा है लेकिन वो क्रियान्वित उनके आशीर्वाद से। माने बहुत जटिल प्रक्रिया होती है बड़े बड़े आइटम को संचालन करने की, लेकिन वो सफलतापूर्वक आज तक मेरा चला। तो देवघर में शिव बारात से ये सिलसिला शुरू हो, बाहर से कैसे बुला? उसके बाद एक बार छठा यज्ञ था, एक तो बहुत बड़े महात्मा है परम श्रद्धेय श्री सादानंद सरस्वती जी, जिनका मैनपुरी में मुख्य आश्रम है और अमरकंटक में भी उनका आश्रम है, इलाहाबाद में भी आश्रम है, बहुत जगह उनका आश्रम है और उनके शिष्य पूरे देश में भरे हुए हैं। तो उन्होंने एक बार 11 अतिरुद्र महायज्ञ की ठानी। तो छठा अतिरुद्र महायज्ञ है देवघर में बनवाया। उसके बाद छठा के पहले 5वां जो यज्ञ था उसका सीडी मुझे दिखाया गया, जो महात्मा जी यहाँ करेंगे तो आप ऐसा कर पाइएगा। बोले हम तो देखें, मैंने देखा कि हमारे शिव बारात की तुलना में कुछ नहीं है। बोले जहाँ तक मैंने घमंड नहीं किया, मैंने जहाँ तक मेरी कोशिश रही मैं करके दिखाऊँ। जब मैंने उनकी झांकियाँ निकाली उसके बाद से सिलसिला शुरू हो गया। वो जहाँ भी यज्ञ कर रहे थे, कानपुर हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, बिलासपुर हो, हर जगह वो मुझे बुलाते हैं और हर जगह मैं अपनी टीम के साथ जाता हूँ और उनके यज्ञ में शोभा यात्रा निकलती है, उसमें काम करता हूँ, जो कि काफ़ी चर्चित रहता है वहाँ के अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर। तो आप ये कला दीर्घा हो गई, आपके सिखाए हुए छात्र छात्राएँ जो हैं
ये काफ़ी आगे बढ़ा। बहुत निफ्ट में है डिजाइन, फैशन डिजाइनिंग में बहुत आगे तक गया है बच्चे से। आपकी कलाकृतियों की प्रदर्शनी जो है ललित कला अकादमी की दीर्घा में हुई। आपकी कृति जो है वो झारखंड की राजधानी रांची में आड्रा हाउस में रखी हुई है। प्रणब मुखर्जी जी 10 मिनट खड़े होके मेरे काम का सराहना किया। इसके आगे क्या आप चाहते हैं, क्या आपका सपना क्या है? आगे मेरा सपना यही है, जो देवघर का बच्चा सब जितना आर्ट फील्ड में है सब में हमसे आगे जाए। बच्चे जा रहे हैं, आपकी अपनी क्या सोच है, मतलब कहाँ मैं तो कहीं, या आपका कोई अधूरा सपना कहीं प्रदर्शनी लगाने की देश विदेश में? देखिए बड़े जैसे मुंबई में जहांगीर आर्ट गैलरी है, वहाँ सुनते हैं बहुत अच्छा, वहाँ नंबर आने के लिए एप्लीकेशन देने के बाद 5-6 साल 7 साल बाद मिलता है। लेकिन मेरा जो बाईपास सर्जरी हो गया उसके बाद मेरा शरीर कुछ कमजोर हो गया, यात्रा में विघ्न हो गया है। अब फिर कोशिश करेंगे जो मैं और बड़े बड़े गैलरी में लगाऊँ, यदि भोलेनाथ चाहे तो विदेश भी जा सकते। ये जो दीर्घा है, ये दीर्घा का स्वरूप कुछ आपके मन में होगा, इसमें और क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? इसमें तो सबसे पहले मेरी परिकल्पना जो है, जो पहला ग्रुप से मैंने यहाँ के आर्टिस्टों का किया, दूसरा अपने बच्चों को लेके किया। अब मैं आपके थ्रू, आपके द्वारा समूह से जितने भी झारखंड में या देश के जितने भी आर्टिस्ट हैं, मैं उनसे विनती करूँगा वो इस गैलरी में अपनी अपनी कलाकृति को प्रस्तुत करें। देवघर वाले भी आपकी कला को देखें, नए बच्चे आपकी कलाकृति को देख के सीखे, वो बढ़े। ये मेरी इच्छा है, तो ये इस गैलरी में बराबर प्रदर्शनी चलता है। अच्छा, इस गैलरी को आपने संताल परगना के कलाकारों के लिए जो पूरे देश, पूरे देश की, हाँ, जहाँ से भी आए सबका वेलकम है। तो अभी मैं बात कर रहा था मार्कंडेय जयवाड़ा जी से, जिन्हें हम प्यार से पुटरूदा कहते हैं। उनका सपना था कला दीर्घा की स्थापना, और उनका सपना पूरा हुआ। अभी यहाँ ये नई नई प्रतिभाएँ स्थान पा रही हैं, उनको स्थान मिला है, मंच मिला है, अपनी प्रदर्शनी लगाने का अवसर मिला है। लेकिन पुटरूदा लगातार कार्य कर रहे हैं और देश में अभी तक पूरे देश में अपनी पहचान बनाई है, और उम्मीद करता हूँ कि शीघ्र ही उनकी ख्याति जो है विदेशों में भी है। तो फिर किसी अन्य मुद्दे पे आपसे मिलेंगे, तब तक लिए आपसे विदा चाहते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे बच्चों और कला दीर्घा के लिए आपने वीडियो शूट किया, देखेंगे आपको कुछ हमें आशीर्वाद मिले। नमस्कार। तो सबसे पहले तो आपको बधाई विनायक आर्ट गैलरी के लिए। पिछली बार हम मिले थे, गैलरी की तैयारी चल रही थी। खुशी है कि मतलब ये गैलरी तैयार है और इसमें प्रदर्शनी भी लगना शुरू हो चुका है। ये आपका सपना और आपकी एक श्रद्धांजलि भी है पिताजी। तो ये जो हुआ, पहली अनुभूति आपको कैसा लगा? मेरी पहली अनुभूति ये है, मैं खुद इस लाइन में मैं अपने पिताजी के सहयोग से इतना आगे आता। पहला मेरा कर्तव्य बनता है कि कला के क्षेत्र में कोई भी बड़ा काम करूँ तो मैंने अपने पिताजी को श्रद्धांजलि। तो मैं उनके नाम से ही संथाल परगना के आर्टिस्टों के लिए कला दीर्घा का निर्माण किया, जो निःशुल्क है। किसी भी कलाकार को कोई शुल्क नहीं देना होगा इस गैलरी में प्रदर्शनी लगाने के लिए। ये समझिए जो भोले बाबा के आशीर्वाद से कहाँ से मेरे मन में आया, जो यहाँ कला का कोई भी मंच नहीं है जिसमें कलाकार अपनी प्रदर्शनी को, अपनी कलाकृति को प्रदर्शित कर सके। इसका मैं खुद भुक्तभोगी हूँ
मैंने बहुत सारे काम किए जिसका प्रदर्शनी देवघर में नहीं लगा पाता था। उसके लिए 1998 से लेके 2010 तक बीच बाजार में पंडाल बनवा के लोगों से चंदा मांग के मैं वो व्यवस्था करता था। और उस समय के जितने भी कलाकार आर्टिस्ट थे सबको मैं बुला के सबको मैंने मंच दिया और सबों को प्रोत्साहित किया, सबों को पुरस्कार दिया। 10 तक करने पर लगातार प्रदर्शनी हम हर साल कर रहे थे जी। तो चंदा मांगने का जो क्रम था, अकेले एक आदमी तो संभव नहीं कर सकता था इसको, तो सहयोग लेके हम करते थे। तो बाद में लोगों के मन में आने लगा जो इसका ये धंधा है, तो मेरे आत्मसम्मान पर पड़ा जी। मैं तत्काल से तो उसके बाद मेरे मन में कचोट होने लगा जो ये प्रदर्शनी हो गया, ये कैसे होगा। बट मैंने आने वाले भावी कलाकार कहाँ प्रस्तुत करेंगे अपनी कलाकार, तब जाके मैंने निजी घर को ही कला देखा। वैसे तो कला निकेतन के माध्यम से हम लगातार नवोदित को जो नई प्रतिभा है या जिनमें संभावना है उन कलाकारों को लेकर आप काम करते रहे, उनको सम्मानित भी करते रहे, मंच भी देते रहे। लेकिन प्रायः ये देखा जाता है कि आज तक एक कला दीर्घा बने और लोगों को मौका मिले उसमें, मतलब इस तरह की बात लोगों के मन में आती नहीं है। कलाकारों को ये प्रायः कोई संस्था होती है या कोई धनाढ्य हैं वही इसकी कल्पना करते हैं, वो व्यवसाय कहें या उनका शौक है। लेकिन एक कलाकार होते हुए भी आपको भी मंच चाहिए, आपने एक कला दीर्घा की परिकल्पना इसका ख्याल किया। ख्याल आया जो भी मैंने देखा जो यहाँ के बच्चों में काफ़ी प्रतिभा है, उनकी बनाई हुई कलाकृति घरों में कैद था, दीवारों पर रो रही थी। उसको उजागर करने के लिए मैंने इस कला दीर्घा को स्थापित किया और आज उसका परिणाम देख रहे हैं। देवघर को कला में समझने के लिए बहुत झेलना पड़ा। मैं देवघर के कलाकार हूँ। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि कलाकृति जो है जो आर्टिस्ट बनाते हैं वो बना के यदि उनके पास रह जाता है तो वो भी एक कष्टदायक चीज़ है। उनकी कलाकृति को कुछ दाम मिले, कुछ महत्व मिले, वो चीज़ नहीं हो पाती। और सबसे मैं बता दूँ मुझे खुशी इस बात की है जो जब पहला ग्रुप शो हुआ उसमें पहले बार 2 पेंटिंग लोगों द्वारा खरीदा गया और इस बार बच्चों का ग्रुप शो में 5 पेंटिंग सेल हो चुका है। और यहाँ देवघर का नहीं, दिल्ली के जो एक खुद आर्टिस्ट है उन्होंने फेसबुक पे फ़ोटो को क्रॉप किया और वो फ़ोटो मुझे भेजे, बोले मार्कंडे जी मुझे ये पेंटिंग चाहिए, क्या दाम लीजिएगा। सोचिए एक कलाकार होके जो दिल्ली में है और यहाँ के बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए वो तो उससे अच्छा पेंटिंग बना सकते हैं, बनाते हैं, वो देश विदेश तक जाते हैं अपना वर्कशॉप में। लेकिन उनकी भावना को देखिए, उन्होंने कहा आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो मैं भी सहभागी बनना चाहता हूँ, तो मैं पेंटिंग खरीदूँगा। और उन्होंने पैसा पेमेंट भेज दिया उन्होंने। तो बड़े जो शहर हैं खासकर जो महानगर हैं, तो उन महानगरों में तो कला दीर्घाएँ भी हैं, बड़े बड़े आर्ट डीलर हैं। तो वो जो बड़े जो आर्टिस्ट अपना नाम जब कमा लेते तो उन आर्ट डीलरों की नज़र उन पर पड़ती है और उनकी कृतियाँ बिकती हैं। लेकिन आपने जो है देवघर जैसे छोटे शहर में एक दीर्घा बनाई, हालांकि ये सरकार का काम है, सरकार ने नहीं कि आपने उस पर ध्यान दिया और उनकी कृतियाँ बिके, अपने आप बिकने लगी। हाँ, तो इसका क्या मतलब ये पहुँच वहाँ तक कैसे? दिल्ली के लोग अब ये देवघर के कलाकारों की कृतियाँ खरीद रहे हैं, देखिए ये संभावना बनी कैसे? सोशल मीडिया आज बहुत हावी है जी। आपका ये दिल्ली की बात छोड़िए, ये तो आप अमेरिका जाइए तो वहाँ भी फेसबुक में आपकी पेंटिंग देखोगे। ये सोशल मीडिया को मैं इसका माध्यम मानता हूँ जो ये बहुत बड़ी चीज़ है और जो मिनटों सेकेंडों में
यहाँ की कलाकृति आप पूरा विश्व में देख सकते हैं। अच्छा, आपको एक कलाकार के रूप में देवघर से बाहर निकलने के कैसे निकले आप, और उसमें कितनी आपको मेहनत करनी पड़ी, मशक्क़त करनी पड़ी, संघर्ष करना पड़ा? देखिए, मेरी 3 बेटियाँ थी, तीनों की बेटी की शादी हुई है, बेटा तैयार हो गया, वो अपने पैर पर खड़ा हो गया। जब मेरी सारी लाइबिलिटीज़ ख़त्म हो गई, उसके बाद जब 50 के पार हो गया मेरा उम्र, उस समय भी मेरी इच्छा ये बच्चों जैसा था जो मैं आगे कुछ करूं, कुछ सीखूं। तो ये भावना को लेके मैं बड़े शहरों की ओर निकला और वहाँ जाके बड़े बड़े आर्ट गैलरी के लॉन में बैठा रहता था, जो पता नहीं मेरी प्रदर्शनियाँ लगेगी। मैंने तो कहीं कुछ सीखा नहीं। अब वहाँ के आर्ट को देख के लगता था या तो बड़े बड़े माहिर आर्टिस्ट हैं यहाँ पर, मेरी क्या पूछोगी। मैंने भावना मैंने मन में आई, कुछ कुंठित भी हो गया, फिर भी कोशिश करना बहुत बड़ी बात है। मैंने वहाँ पे आर्ट गैलरी के संचालक से मुलाकात की, जो मैं भी लगाना चाहता हूँ, बहुत डरे डरे गया था जी। तो उन्होंने कहा कि आप अपनी कलाकृति का फोटोग्राफ जमा कीजिए, यदि इसके लायक होगा तो आपको आदेश दिया जाएगा लगाने के लिए। मैंने जमा करी अपना, मैं जो काम कर रहा हूँ सूखे कद्दू का मूर्ति बनाना, वो भारत में तो नहीं बनता, शायद विश्व में भी कहीं इसका इस तरह का काम नहीं होता। तो फर्स्ट एप्लीकेशन ये अप्रूव हो गया मेरा, जो आप लगाइए। वो कहाँ, ललित कला अकादमी मंडी हाउस में, जो इंडिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय स्तर का गैलरी है, वहाँ पर मैंने अपना लगाना शुरू किया। इसके लिए मुझे कम से कम 8 से 10 बार दिल्ली आना पड़ा। अच्छा, तो जिसके लिए आपकी ख्याति है, कद्दू के छिलके से जो आप मूर्तियाँ बनाते हैं, तो इसका मन में कैसे ख्याल आया? हाँ, ये बहुत मज़ेदार घटना है। मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था, तो एक आदमी बिना देखे सितार में थे, गाड़ी में चढ़ गया। तो मैं देखा ये गोल लकड़ी का प्लाई का तो नहीं बनेगा। बाद में पता चला ये कोहड़ा कद्दू का है। तब मैंने सोचा पंडित रविशंकर जी के पास जो सितार है, वर्षों बरस पुराना रखा हुआ है, वो एजिटिस है, तो क्यों नहीं कद्दू के छिलका से प्रयोग किया जाए। वो मैंने प्रयोग करके वो मूर्ति बनाया। आज आईफेक्स में ऑल इंडिया फाइन आर्ट क्राफ्ट सोसाइटी का एनुअल एडमिशन होता है, हर साल लोग करते हैं, और देवघर के इंडिया के पूरे आर्टिस्ट लोग वहाँ अपना वोट को जमा करते हैं और वो सिलेक्शन होता है, उनको अवार्ड दिया जाता है, उनका सालाना है। तो वहाँ भी मैंने कोशिश की। मैंने अपनी कलाकृति को जब वहाँ पैकिंग खुला, तो आप विश्वास नहीं कीजिएगा, जितने भी आर्टिस्ट आए थे वहाँ जमा करने के लिए, सारे लोग मेरे इर्द गिर्द आके खड़े हो गए, चीज़ को ठोक ठोक के देख रहे। आखिर क्या चीज़ है, कैसे बनाया, ये तो गजब चीज़ आप लाए हैं। वहीं पर दिल्ली के बहुत बड़े कला समीक्षक यादव जी, जो 90 बरस के उम्र हो गए थे, 90 साल, उन्होंने आके पहले मेरा पीठ ठोका, बोला बेटा तुम जो चीज़ लाया हो, मेरी उम्र बीत गई, कला के ऊपर लिखते लिखते, इस तरह का काम मैंने आज तक नहीं, तुम बहुत आगे रहा। उन्होंने आशीर्वाद दिया। उसके बाद मेरी कद्दू पर जो ये सिलसिला चलता रहा, सफलता मिलती गई और कई सारे अवार्ड मिले। इसमें भारत सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट से सीनियर फेलोशिप अवार्ड 20,000 पर मंथ हमको उस समय 5 आर्टिस्ट को मिला था 1917-18 के लिए जी। उसमें एक मैं झारखंड में मिली। अच्छा, ये देवघर जो है, देवघर को झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी लगता है आपको कि है सांस्कृतिक राजधानी? कहने को तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन अब मैं कहूँगा जो यहाँ जितने भी आर्टिस्ट हैं वो लोग लगे हुए हैं। पवन जी है, नरेंद्र जी है, सुनील है, पिनाकिका है, हम लोग लगे हुए हैं जो इसकी सार्थकता बनी रहे। नरेंद्र जी भी तैनात करती का शुरुआत की है। पवन जी बीच बीच में बहुत बड़े बड़े आयोजन कराते रहते हैं। तो ये सब, और मैंने खुद ये गैलरी बनाई। अब है जो इसकी सार्थकता बनाने के लिए हम लोग लगे हुए हैं, जरूर ये सफलता मिलेगी। अच्छा, आप
पेंटिंग करते हैं, मूर्तियाँ बनाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं। साथ साथ आप झांकियों पे भी बहुत काम करते हैं। आपको उसमें जो ख्याति है वो भी राष्ट्रीय स्तर की है, बाहर बाहर भी आपको बुलाया जाता है। तो झांकियाँ बनाई हैं, ये आपको कहीं दिल में कहीं या मन के किसी कोने में था या कहीं का प्रस्ताव आया तो आपके अंदर ये बात मैंने ये बनाना चाहते हैं? झांकी की चर्चा जब आप कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं शिव बारात को याद करूँगा। 1994 से शिव बारात शुरू की गई थी। तो शिव बारात में चूँकि भोलेनाथ की शादी है, उसमें उस शादी में उनके जो बाराती थे भूत विचार रक्षक दैत्य जीव यही सब था। तो उसको लेके मैंने शुरू किया शिव बारात में उस चीज़ों की प्रस्तुति। तो 27 साल तक मैंने शिव बारात का काम किया। ये एकदम इतिहास की बात है, जो कोई भी आइटम मैंने दोबारा रिपीट नहीं किया। मतलब जो पहला साल जो शुरू की हाँ झांकी जो हाँ, मुख्य आकर्षण। तो अच्छा, ये जो बनाते हैं इसकी परिकल्पना आप ही की होती है, कॉन्सेप्ट आपका ही होता है? आज शिव बारात खत्म हुआ, अब अगले साल क्या करना है उस पर सोच शुरू हो गया। मतलब वो प्रक्रिया जो है साल चलती है। अब वो जो हम सोचते हैं, उसमें एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जो साक्षात भोलेनाथ, सोचने का काम मेरा है लेकिन वो क्रियान्वित उनके आशीर्वाद से। मैंने बहुत जटिल प्रक्रिया होती है बड़े बड़े आइटम को संचालन करने की, लेकिन वो सफलतापूर्वक आज तक मेरा चला। तो देवघर में शिव बारात से ये सिलसिला शुरू हो, बाहर से कैसे बुला पाए? उसके बाद एक बार छठा यज्ञ था। एक तो बहुत बड़े महात्मा है, परम श्रद्धेय श्री सादानंद सरस्वती जी, जिनका मैनपुरी में मुख्य आश्रम है और अमरकंटक में भी उनका आश्रम है, इलाहाबाद में भी आश्रम है, बहुत जगह उनका आश्रम है और उनके शिष्य पूरे देश में भरे हुए हैं। उन्होंने एक बार 11 अतिरुद्र महायज्ञ की ठानी। तो छठा अतिरुद्र महायज्ञ है देवघर में बनवाया। उसके बाद छठा के पहले 5वां जो यज्ञ था उसका सीडी मुझे दिखाया गया, जो महात्मा जी यहाँ करेंगे तो आप ऐसा कर पाइएगा। बोले हम तो देखें, मैंने देखा कि हमारे शिव बारात की तुलना में कुछ नहीं। मुझे जहाँ तक मैंने घमंड नहीं किया, मैंने जहाँ तक मेरी कोशिश रही मैं करके दिखाऊँ। जब मैंने उनकी झांकियाँ निकाली उसके बाद से सिलसिला शुरू हो गया। वो जहाँ भी यज्ञ कर रहे थे, कानपुर हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, बिलासपुर हो, हर जगह वो मुझे बुलाते हैं और हर जगह मैं अपनी टीम के साथ जाता हूँ और उनके यज्ञ में शोभा यात्रा निकलती है, उसमें काम करता हूँ, जो कि काफ़ी चर्चित रहता है वहाँ के अखबारों के मुख्य लिस्ट पर। तो आप की कला दीर्घा हो गई, आपके सिखाए हुए छात्र छात्राएँ जो हैं वो काफ़ी आगे बहुत निफ्ट में है, डिजाइन फैशन डिजाइनिंग में बहुत आगे तक है। आपकी कलाकृतियों की जो ललित कला अकादमी की दीर्घा में हुई। आपकी कृति जो है वो झारखंड की राजधानी रांची में अड्डा हाउस में रखी हुई है। प्रणब मुखर्जी जी 10 मिनट खड़े होकर मेरे काम का सराहना की। इसके आगे क्या आप चाहते हैं, क्या आपका सपना क्या है? आगे मेरा सपना यही है, जो देवघर का बच्चा सब जितना आर्ट फील्ड में है सब में हमसे आगे जाए। बच्चे जा रहे हैं, आपकी अपनी क्या सोच है? मतलब कहाँ मैं तो कहीं, या आपका कोई अधूरा सपना कहीं प्रदर्शनी लगाने की देश विदेश में? देखिए, बड़े जैसे मुंबई में जहांगीर आर्ट गैलरी है, वहाँ सुनते हैं बहुत अच्छा, वहाँ नंबर आने के लिए एप्लीकेशन देने के बाद 5, 6 साल 7 साल बाद मिलता है। लेकिन मेरा जो बाईपास सर्जरी हो गया उसके बाद मेरा शरीर कुछ कमजोर हो गया, यात्रा में विघ्न हो गया है। अब फिर कोशिश करेंगे जो मैं बड़े बड़े गैलरी में लगाऊँ, यदि भोलेनाथ चाहे तो विदेश भी जा सकता। ये जो दीर्घा है, ये दीर्घा का स्वरूप कुछ आपके मन में होगा, इसमें और क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? इसमें तो सबसे पहले मेरी परिकल्पना जो है, जो पहला ग्रुप से मैंने यहाँ के आर्टिस्टों का किया,
दूसरा अपने बच्चों को लेके किया। अब मैं आपके थ्रू आपके द्वारा समूह से जितने भी झारखंड में या देश के जितने भी आर्टिस्ट हैं मैं उनसे विनती करूँगा वो इस गैलरी में अपने कलाकृति को प्रस्तुत करें। देवघर वाले भी आपकी कला को देखें, नए बच्चे आपकी कलाकृति को देख के सीखे, वो बढ़े। ये मेरी इच्छा है तो ये इस गैलरी में बराबर प्रदर्शनी से। अच्छा, इस गैलरी को आपने संताल परगना के कलाकारों के लिए जो पूरे देश के हाँ, जहाँ से भी आए सबका वेलकम है। तो अभी मैं बात कर रहा था मार्कंडेय जयवाड़ा जी से, जिन्हें हम प्यार से कुटरूदा कहते हैं। उनका सपना था कला दीर्घा की स्थापना और उनका सपना पूरा हुआ। अभी यहाँ ये नई नई प्रतिभाएँ स्थान पा रही हैं, उनको स्थान मिला है, मंच मिला है, ये प्रदर्शनी लगाने का अवसर मिला है। लेकिन कुटरूदा लगातार कार्य कर रहे हैं और देश में अभी तक पूरे देश में अपनी पहचान बनाई है और उम्मीद करता हूँ कि शीघ्र ही उनकी ख्याति जो है विदेशों में मिली है। तो फिर किसी अन्य मुद्दे पे आपसे मिलेंगे, तब तक लिए आपसे विदा चाहते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे बच्चों और कला दीर्घा के लिए आपने वीडियो शूट किया, देखेंगे आपको कुछ हमें आशीर्वाद मिले।